हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का आखिरी वीडियो होने वाला है। यानी कि लेसन नंबर 1 है जो हमारा, वो इस वीडियो के साथ ही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो बड़े समझते हैं इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। एक तो हमें समझना पड़ेगा क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता क्या है, ठीक है, इसका ध्यान कौन रखता है, कौन मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है और कैसे यूज करते हैं हम इसे, वो सब हम समझेंगे इस पॉइंट के अंदर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझेंगे वो समझेंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी की डिमांड और सप्लाई कैसे डिटरमाइन की जाती है इंटरेस्ट रेट की हेल्प से, और कैसे हम जो है इस मार्केट में यानी कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे डिमांड और सप्लाई की बात आई है वहां पे इक्विलिब्रियम तो हमें समझना ही पड़ेगा। तो वो हम समझेंगे इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी में, और वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो का। तो पहले समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता क्या है। तो हम सब जानते हैं कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी है, देखो दो ही तरह की पॉलिसीज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक हमारे पास क्या है, फिजिकल पॉलिसी, दूसरा हमारे पास क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो फिजिकल पॉलिसी है वो तो उसको तो मेन कंट्रोल कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट, है ना। लेकिन जो फिजिकल जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन डिटरमाइन करता है, हमारा आरबीआई, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अमेंडेड आरबीआई एक्ट, जो आरबीआई एक्ट अमेंड हो गया, ग्रांट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव मैंडेट टू ऑपरेट मॉनेटरी पॉलिसी। अब इनके पास जो है वो हक है क्या चीज करने का, मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करने का, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। फ्रेमवर्क्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन पॉलिसी रेपो रेट। तो फ्रेमवर्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करता है डिटरमाइन किस चीज को, डिटरमाइन पॉलिसी रेपो रेट बेस्ड ऑन एजुकेशन ऑफ प्रेजेंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। यानी कि यहाँ पे जो है हम मेन काम क्या करते हैं, जो हमारा रेपो रेट है उसको मैनेज करने का काम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से। मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से जो है रेपो रेट को बार बार चेंज किया जाता है। अब जिनको रेपो रेट याद नहीं है भाई, वीडियो को सीरियस क्यों नहीं देखते हो। जब मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि जो टूल्स कौन कौन से होते हैं किस चीज के, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, वहां पे मैंने रेपो रेट की बात की थी, वहां पे मैंने सारे रेट की बात करी थी एक ही वीडियो में। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसके जरिए जो है आरबीआई जो है वो छोटे मोटे बैंक्स को क्या करता है, उधार देता है पैसे, वो इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट तो चेंज होता है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से। इट ऑल्सो इन्वॉल्व एडजस्टिंग लिक्विडिटी कंडीशंस। तो इसका एक और काम होता है कि लिक्विडिटी कंडीशंस को क्या करना, यहाँ पे एडजस्ट करना। और देखो लिक्विडिटी कंडीशन का सिंपल सा मतलब क्या है, कैश को एडजस्ट करना, कि इकोनॉमी में कितना पैसा रहना चाहिए, मनी सप्लाई कैसी होनी चाहिए, ठीक है, क्या पैसा ज्यादा होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर या कम होना चाहिए, वो सब डिटरमाइन किया जाता है रेपो रेट की हेल्प से, ठीक है। और टू स्टेबलाइज मनी मार्केट रेट्स, और यही नहीं, यहाँ पे हम जो है इस पॉलिसी को यूज करके, यानी रेपो रेट को यूज करके हम जो है स्टेबलाइज करते हैं मनी मार्केट रेट्स को एट और अराउंड रेपो रेट के आसपास, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अब समझते हैं इस पूरे पॉइंट में हमने मेन चीजें क्या समझी, कि देखो हैंडल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किससे करता है, रेपो रेट के जरिए हेल्प करता है, मतलब क्या करता है, रेपो रेट के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को कंट्रोल करता है। और क्यों कंट्रोल करता है, ताकि मनी सप्लाई जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन हो, इकोनॉमिक सिचुएशन हो। ना ही तो मनी सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए जरूरत से, और ना ही बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि मनी सप्लाई जरूरत से ज्यादा होगी तो हम अभी पढ़ेंगे भी, डिमांड क्रिएट ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों का पैसा ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। और जब मनी सप्लाई कम होगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मनी सप्लाई कम होने की वजह से लोग डिमांड करना बंद कर देंगे, तो डिफ्लेशन आ सकता है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की जा सकती है मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से। तो यहाँ पे जो ये सारा काम है वो कौन संभालता है, हमारा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है, ठीक है, ताकि वो हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रख सके, ठीक है, ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन होने दे ना ज्यादा डिफ्लेशन होने दे। दूसरी बात, और ये सब चीजें होती हैं रेपो रेट की हेल्प से, ठीक है। अब एक बात तो समझते हैं कि भैया मनी सप्लाई जो है, जब गवर्नमेंट खुद, कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब हमारे पास खुद की मशीन है पैसा छापने की, ठीक है, हम कहते हैं इतनी गरीबी है, लोगों पैसा कम है, तो हम पैसा बांट क्यों नहीं देते। देखो पैसे बांटने का मतलब ही पता है क्या होता है, कि आपने एक्सेसिव जो है वो कहीं ना कहीं पैसे को प्रिंटिंग करवाई है, एक्सेसिव अमाउंट जो है प्रिंट करवाया है इकोनॉमी के अंदर, और उस पैसे को फ्री में बांटना शुरू कर दिया। तो ऐसे केस में पता क्या होता है, यही वाली बात होगी कि मनी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एक सिंपल सी बात है, सबके पास पैसा आएगा, सबके सब लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करके मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक्सेसिव डिमांड क्रिएट होगी। और जब इकोनॉमी में क्रिएट होती है एक्सेसिव डिमांड, इस बात का मतलब क्या है कि प्राइस जो है वो अपने आप ही ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे, यानी कि प्राइस बूस्ट अप करने शुरू हो जाएंगे। अब जिस चीज की वजह से मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इसीलिए कोई भी इकोनॉमी में ना एक्सेसिव अमाउंट प्रिंट करना या फिर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, वो भी एक्सेसिवली, वो कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। जिस इकोनॉमी में जितना
ही पैसा, जितना ही मनी सप्लाई ज़्यादा होता है ना, वो इकोनॉमी उतनी ही घटिया होती चली जाती है। ठीक है, तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो कि गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते हैं कि भाई पैसा छापना शुरू कर दे और गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तो ऐसे पैसों से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ की वजह से इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं हार्म ही होगी कोई बड़े लेवल पे। ठीक है, और ऐसा बहुत सी कंट्री ने किया भी है। ठीक है, अगर पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा तो वही पढ़ लेना। ठीक है, ऐसी किस किस कंट्री ने ऐसा किया है जिसने एक्सेसिव अमाउंट जो है कई बार जैसे कि मान लो इकोनॉमिक रिसेशन आया तो उन लोगों ने एक्सेसिव मनी जो है खुद की छापनी शुरू कर दी, और आज वहाँ ना 2-2 लाख रुपए के ब्रेड बिकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो वो हालात हो गए वहाँ पे। तो 2 लाख रुपए का ब्रेड, ठीक है, 2 लाख रुपए तो बहुत हो गए इंडिया के अंदर, तो वहाँ की करेंसी में 2 लाख में से ब्रेड आता है। उन लोगों ने इतना एक्सेसिव अमाउंट जो है छापना शुरू कर दिया था, इतने बुरे हालात हो गए थे लोगों के। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो चेंजेस इन रेपो रेट इन्फ्लुएंस एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। जो चेंजेस हैं रेपो रेट के अंदर वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रू द मनी मार्केट की हेल्प से। अब बात है मनी मार्केट होता क्या है, बस जस्ट थोड़ा सा वेट, वो समझाऊंगा अभी सब कुछ। मनी मार्केट क्या होता है? इंपैक्टिंग एग्रीगेट डिमांड, कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। एन एसेंशियल फैक्टर फॉर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, और यही नहीं, कहीं ना कहीं मनी मार्केट में जब पैसा ज्यादा आता है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला जाता है, और ग्रोथ होने के चांसेस थोड़े बोलते हैं। क्योंकि जो देखो जनरली जब भी किसी भी इकोनॉमी में इनिशियल लेवल पर ग्रोथ होता है ना, वहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इंडिया, आप इंडिया के एग्जांपल भी ले सकते हो कि इंडिया जो है अभी लगातार ग्रो कर रहा है, और ग्रोथ की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो स्टार्टिंग में ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी आता है। अब समझते हैं आगे रेपो रेट को। तो रेपो रेट की बात तो बहुत कर ली, अब रेपो रेट थोड़ा समझ भी लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था रेपो रेट हमारा वो रेट होता है जिसके जरिए जो आरबीआई है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, उधार देता है हमारे बाकी कमर्शियल बैंक्स को। जब भी उन्हें पैसे की नीड होगी तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई बोलेंगे कि सर हमें चाहिए इंटरेस्ट, हमें चाहिए पैसा, हम आपको बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करती है उसी को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, और रेपो रेट जो है वो कोई फिक्स रेट नहीं है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क डिवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक इन्वॉल्व डे टू डे लिक्विडिटी मैनेज। तो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क की वजह से, ठीक है, बैंक्स को जो है वो रिजर्व बैंक है, इनको क्या होता है, डे टू डे लिक्विडिटी सी होती है। डे टू डे लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि लोग जो है आप देखो हर दिन जो है बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक में पैसा निकालते हैं, तो लिक्विडिटी जो है वो चेंज होती रहती है, और लिक्विडिटी की नीड जो बनी रहती है। मैनेजमेंट थ्रू एक्शंस एम्ड बाय मेंटेनिंग द ऑपरेटिंग टारगेट। तो यहाँ पे जो है हमारा जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट थ्रू एक्शंस एम्ड बाय मेंटेनिंग द ऑपरेटिंग टारगेट, और यही नहीं, यहाँ पे जो है इस चीज को मैनेज करके भी रखते हैं, ठीक है, मेंटेन भी करके रखते हैं। क्योंकि देखो अब एक सिंपल सी बात है, हमारे घरों में क्या होता है जनरली, बैंक्स के साथ नहीं सबके साथ है, हमारे घरों में क्या होता है, हम लोग जो कुछ ना कुछ पैसा लिक्विड अमाउंट अपने घर में रखते हैं, कभी भी कोई भी इमरजेंसी पड़े, कोई भी नीड पड़े पैसों की, तो हमें जो है किसी के पास भी जाके मांगने की जरूरत ना पड़े, हमारे पास इतना कैश हमेशा या तो बैंक में अवेलेबल होना चाहिए कि वो भी हाईली लिक्विड एसेट है, आप किसी भी टाइम जाके बैंक से पैसा निकाल सकते हो, या फिर घर में एक कैश होना चाहिए ताकि हमारी डेली बेसिक पे नीड्स हैं उसे कंप्लीट कर पाए उस कैश के जरिए। वही काम बैंक भी करता है। तो बैंक अपने पास जो है वो पैसा रखता है कैसे, डे टू डे लिक्विडिटी के बेस पे, ताकि वो पैसा जो है वो यूज कर सके लोगों को देने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोल भी देते हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट, WACR, अराउंड रेपो रेट, ये भी रेपो रेट के अराउंड ही होता है। तो ये तो हो गई सिर्फ और सिर्फ किसकी बात, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मॉनेटरी पॉलिसी काम किस तरीके से करती है। अब आता है आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मनी सप्लाई, मनी मार्केट, मनी डिमांड, ये चीजें क्या होती हैं और कैसे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जाता है। अब एक एक करके हम इन सारे पॉइंटों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले समझते हैं मनी मार्केट एलएम कर्व और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इन मनी मार्केट, अगर मनी मार्केट की बात करें, द डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई फॉर मनी डिटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट, यानी कि मनी की डिमांड कितनी है और मनी की सप्लाई कितनी है, दोनों मिलके जो है क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है डिटरमाइन करते हैं। अब कैसे करते हैं थोड़ा वो भी समझ लेते हैं कि भैया आपने लिख तो दिया कि जो मनी डिमांड है, डिमांड फॉर मनी है, या फिर जो सप्लाई फॉर मनी है, ये दोनों मिलके इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं। देखो हमेशा हम एक चीज जानते हैं कि अब तक हम बात करते हैं प्राइस की, क्या अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करता हूं तो हम सब जानते हैं, हमने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा, हमने लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स में ये चीजें तो बहुत कॉमनली पढ़ रखी हैं, जहां पे किसी भी गुड्स के, किसी भी सर्विसेज के प्राइस जो है वो उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है उस गुड्स की तो उसके प्राइस भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। डिमांड जितनी कम होगी, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन मैं लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करूं तो लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोलता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई में इसका उल्टा होता है। सप्लाई में क्या होता
होता है कि सप्लाई में प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिलता है ना, कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब प्राइस नीचे आएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर है ना अपने गुड्स को महंगे में बेचना चाहता है ताकि उसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। और वो इसलिए जनरली जब प्राइस बढ़ता है लोग सप्लाई को बढ़ा देते हैं, प्राइस कम होता है सप्लाई को कम कर देते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद सप्लाई बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रॉफिट हम ज्यादा जनरेट करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा बड़े शॉपकीपर्स होते हैं वो जनरली चीजों को स्टॉक करके भी रखते हैं इकोनॉमी के अंदर, कि जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं उसे सेल करूंगा, और जब प्राइस कम हो जाएगा मैं सप्लाई कम कर दूंगा, सेल कम करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है। लेकिन अब बात है कि भैया कि जो डिमांड फॉर मनी है और डिमांड फॉर सप्लाई है वो कैसे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है, थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो इकोनॉमी में मनी की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, मनी की डिमांड क्या है इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है, तो लोग जो हैं वो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करेंगे, है ना। एक सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमी में फिर बोल रहा हूँ मनी की डिमांड ज्यादा है, लोग इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करेंगे। आपने कभी एक बात सुनी है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ऐसा जनरली करना नहीं चाहिए पर एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल सा एक, कि जब भी कोई पर्सन बहुत ज्यादा मजबूरी में होता है, ठीक है, और उसे उस टाइम पे पैसे की नीड होती है, तो लोग जो है वो उससे अंधा ब्याज कमाने की कोशिश करते हैं, है ना। यानी कि जो मर्जी रेट पे उसे पैसा मिलता है, सपोज करो आप, पैसे की दिक्कत नहीं है, अगर किसी पर्सन को उधार ही लेना है तो पैसे की दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है आपको किस रेट पे मिल रहा है, वो मिलता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग। अगर किसी की नीड जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, सपोज करो किसी को आज मान लो 1 लाख रुपए की नीड है, ठीक है, वो उसके घर में कोई बीमार हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, वैसे तो मेरा मानना है कि ऐसे केस में इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो वो तो चलो आज का टॉपिक नहीं है हमारा। तो अगर मान लो कोई बीमार पड़ गया, उसे 1 लाख रुपए की नीड है, अब उसे जो है कोई भी रिश्तेदार उसका पैसा नहीं दे रहा है, कोई भी रिलेटिव पैसा नहीं दे रहा है, उसे पैसा मार्केट से लेना पड़ रहा है, तो मार्केट जो है उसे, अब मार्केट में लोगों को पता लग जाए कि इसको जो है नीड बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर वो खुद बोले कि मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी नीड है, ठीक है, तो उसको जो है हो सकता है कि पर मंथ का 10% ब्याज भी देना पड़ जाए, 10%, 5%, भाई पर महीने का 10%, तो समझते हो कितना हो गया, 1 साल का 120%, दुगने से भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसे, अगर उसने वो पैसा 1 साल रख लिया तो वो रेट। तो इकोनॉमी में ये चीज होती है कि जब आपको डिमांड बहुत ज्यादा जरूरी है ना पैसों की, मतलब पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिमांड आप ज्यादा कर रहे हो पैसों की, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर आपको डिमांड नहीं है पैसों की तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सब किस तरीके से होता है, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से। यहाँ पे सप्लाई कंसेप्ट यूज कर सकते हो कि भाई आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो पैसे की, ठीक है, अब आपको डिमांड आपको ज्यादा जरूरी है पैसे की, तो भाई सिंपल है, तो लोग जो है ब्याज भी क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे, ठीक है। और जब डिमांड कम है यानी कि आपको जरूरत कम है, तो लोग ब्याज भी क्या लेंगे, कम लेंगे, क्योंकि ब्याज क्या होता है, अल्टीमेट कमाने का तरीका होता है लोगों का, अपने पैसों को काम पे लगाने का तरीका होता है लोगों का, ठीक है। तो ये चीज, तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है। और इसका उल्टा भी कह सकते हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट जो है कहीं ना कहीं डिमांड को यहाँ पे वो करता है, डिमांड फॉर मनी को चेंज करता है। वो कैसे करता है थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। अब तो हमने डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया, अब समझते हैं इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज करो इंटरेस्ट रेट है कोई भी अमाउंट, मैं मान लेता हूँ इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए लेने हैं आपको, 1 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट हम कुछ ईजी मान लेते हैं, 10% के रेट से। 10% जो है वो इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पर ईयर का, पर एनम का इंटरेस्ट चल रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर। तो यानी कि अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपए उधार लेता है 10% के रेट से 1 साल के, तो उसे 1 साल में कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1,10,000 रुपए। उम्मीद है सबको परसेंटेज निकालना आता है, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपए होता है, तो उसे 1,10,000 रुपए देने पड़ेंगे अगले साल, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई। तो अगर मान लो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब पता है क्या है, कि लोग जो है अब डिमांड ज्यादा करेंगे, हाँ, इंटरेस्ट रेट कम हो गया यानी कि लोग जो है पैसे की डिमांड ज्यादा करेंगे, और ये सबके साथ है, ठीक है। तो अगर सपोज करो 10% से इंटरेस्ट गिर के 5% जाता है, यानी कि अब मुझे ब्याज जो है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं मात्र 5% देना होगा, यानी कि 1,10,000 के ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर 5%, यानी कि 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो मुझे 1,05,000 रुपए देने हैं सिर्फ, तो मेरा ब्याज कम हो गया। अब ब्याज कम हो गया तो मैं जो है कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे लोन पे ले सकता हूँ। तो ये चीज होती है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो लोग जो है इकोनॉमी में ज्यादा पैसा होल्ड करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो बात भाई तो उधार लेने की बात हो गई, लेकिन जिन्होंने उधार पे लगा रखा होता है ना, वो भी फिर अपने पैसे को होल्ड करना चाहते हैं,
ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल समझते हैं भाई, थोड़ी टेक्निकल चीजें थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये तो मैंने बात करी कि जो लोग उधार पे लेते हैं, अब जो लोग देते हैं ना वो भी ऐसे ही करते हैं। एक सिंपल सी बात है, लोग जो हैं, अब मैं बात कर रहा हूं तो उधार लेने वाली की बात हो गई कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उन्होंने पैसे की डिमांड को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन जो बेचारे पैसा लगाते हैं वो भी तो ऐसे करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो पैसे को रोक लेते हैं अपने पास। सपोज करो जो ब्याज से पैसा लगाते हैं उन्हें ब्याज कम मिल रहा है, क्या वो ब्याज से पैसा लगाएंगे? नहीं। अब अगर सपोज करो उन्हें बोल रहा है कि भाई उन्हें ना के बराबर ब्याज मिल रहा है, जनरली लोग जो है अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वहां पे ब्याज जो है बिल्कुल ना के बराबर मिलता है ना। तो या तो एफडीज करवाते हैं, या फिर इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, यहाँ पे, या फिर रियल एस्टेट में, वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। पर सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं रखते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा जल्दी से नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं तो उसे कैश में रखें अपने पास, ठीक है। तो ये भी क्या तरीका हो गया कि कहीं ना कहीं जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर कम होता है तो लोग जो है वो पैसा होल्ड करना पसंद करते हैं, चाहे उधार लेके, चाहे जिन्होंने पैसा कहीं पे लगा रखा है वो भी वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से उनको प्रॉफिट कम मिल रहा है, इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो वो भी पैसा अपने पास होल्ड करना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब चाहे उधार लेने वाले हों चाहे उधार देने वाले हों, इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से वो पैसा अपने पास होल्ड करके रखते हैं। और इसका उल्टा होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, तो मार्केट में पैसा गायब हो जाता है। अब गायब कैसे होता है? क्योंकि देखो अब अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो लोग जो है वो एफडीज करना पसंद करेंगे, लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी से पैसा गायब हो रहा है, वो कहां पे जा रहा है? इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। लोग एफडीज करवाएंगे, इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को ब्याज पे लगाएंगे, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग जो है वो पैसा इकोनॉमी से बाहर निकाल देते हैं और कहां कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। और यही नहीं, जो हमारे उधार लेने वाले हैं वही पैसा लेना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा क्यों लेंगे उधार पे? क्योंकि अब उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। सपोज करो इस 10% की जगह किसी को 20% देना पड़ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो क्या कोई पर्सन ब्याज लेगा पैसे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 10 से अगर 20% हो गया हमारा ब्याज, तो भाई 1 लाख का उसे 1 साल में 1,20,000 देना पड़ेगा। तो मैं नहीं कहता कि नहीं लेंगे पर कम लेंगे अब लोग, यानी कि डिमांड जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उम्मीद आपको यहाँ तो समझ में आ गया कि भाई जब भी इंटरेस्ट रेट और डिमांड की हम बात करते हैं, डिमांड ऑफ मनी की, तो इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है। अगर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जा रहा है तो लोग पैसों की डिमांड को कम कर देंगे, और अगर इंटरेस्ट कम चार्ज किया जा रहा है तो लोग पैसों की डिमांड को बढ़ा देंगे। यहाँ तक का मेन कंक्लूजन ये था। और अगर सप्लाई की बात की जाए, यानी कि मनी सप्लाई की, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है तो मनी की सप्लाई भी बढ़ जाती है ना। मनी की सप्लाई कब बढ़ जाती है? अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं अगर उनकी बात कर रहा हूं जिनको पैसा उधार पे लगाना है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, ठीक है, तो लोग भी पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने बात करी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। सप्लाई नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि सप्लाई की चीज ही अलग होती है, मनी सप्लाई का कंसेप्ट ही अलग है, ठीक है। तो उसकी बात नहीं करूंगा यहाँ पे। अब आगे समझते हैं। तो M/PD/LR ये हमारी इक्वेशन होती है यहाँ पे किस चीज की? ये दिखाता है कि भाई डिमांड और सप्लाई कैसे अफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, अगर लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड की बात करें, शोज सप्लाई फॉर रियल मनी, ये शो करता है कि सप्लाई कितनी है रियल मनी की, जिसको हम क्या बोलते हैं? M/PD। एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन शोज द क्वांटिटी ऑफ द मनी डिमांडेड, और कितनी मनी जो डिमांड की गई है डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, वो भी किस पे डिपेंड है? इंटरेस्ट रेट R के ऊपर। तो ये यहाँ पे डिपेंड है R के ऊपर, और दोनों जहां पे इक्वल होंगे हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो एक नोट है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं फिर बात करता हूँ इसके साथ। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक नोट है काफी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल्स होल्ड मोर मनी एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा पैसा होल्ड करते हैं जब लोअर इंटरेस्ट रेट होता है इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट जब होता है इकोनॉमी के अंदर, तो जिनको पैसा इन्वेस्ट भी करना होता है वो भी कम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट से कुछ मिल नहीं रहा है, इससे बड़े हमारे पास रख लेते हैं कैश। क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट पे रिस्क तो बढ़ता है ना, इससे जल्दी वो अपने पास रख लेते हैं उस पैसे को। और एक चीज और होती है यहाँ पे, वो क्या? और जो हमारे उधार लेने वाले हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं? यहाँ पे ज्यादा पैसा उधार लेते हैं, तो वो भी ज्यादा पैसा होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधार सस्ते में मिल रहा है। एंड होल्ड लेस मनी, और होल्ड लेस मनी करते हैं तो इसका उल्टा होता है व्हेन इंटरेस्ट रेट आर हायर। जब इंटरेस्ट रेट क्या ज्यादा है, जो मैंने अभी बताया भी था कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लोग जो है कम पैसा होल्ड करेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, ब्याज ज्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। और जो उधार लेने वाले हैं वो कम उधार लेंगे, ठीक है। क्यों उधार कम लेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट रेट महंगे होने की वजह से उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। देयरफॉर डिमांड कर्व फॉर ऑफ मनी इज नेगेटिव स्लोप। इसी चीज की वजह से ना जो डिमांड कर्व होता है मनी का, वो क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। वही सेम कंसेप्ट है, जैसे डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे मनी की डिमांड में और इंटरेस्ट में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है मनी की, उसका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब कई लोगों को ना इंटरेस्ट रेट समझ गया था कि भाई इंटरेस्ट देना क्यों होता है, ठीक है। उसके लिए आपको एक छोटी चीज समझाता हूँ, उसको पता है क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM।
ठीक है। अब बताइए टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। आप सबको पता है कि अगर आप किसी को आज 1 लाख रुपए दो, आप बोल रहे हो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, और 10 साल बाद उससे 1 लाख रुपए लो वापस, आपके पैसे की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, क्यों कम हो चुकी है? भैया मैंने तो अभी भी 1 लाख रुपए दिए थे और लिए भी 1 लाख रुपए हैं बाद में। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इन्फ्लेशन नाम का एक कंसेप्ट है, और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो जितनी चीज आप आज 1 लाख रुपए में खरीद पाओगे, क्या फ्यूचर में भी 10 साल बाद भी क्या 1 लाख रुपए में उतनी चीज खरीद पाओगे? नहीं, उसकी आधी भी नहीं खरीद पाओगे, सिर्फ इन्फ्लेशन रेट की वजह से। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर एक सिंपल सी लाइन कोई बोलता है, एक सिंपल सी लाइन है बहुत लॉजिक वाली, कि जब तक हमारा पैसा हमारे इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं करता, इसका मतलब क्या है? हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6% से, आप 6% भी इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहे, आपका पैसा बचाया हुआ 6% से भी ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन से पीछे हो रहे हो, आपके मनी की वैल्यू गिर रही है। इसलिए लोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ बेटर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि इन्फ्लेशन की वैल्यू को बीट किया जा सके। वो चीज़ होती है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो पता लग गया इंटरेस्ट को क्यों चार्ज करता है। इसके अलावा और ही पॉइंट्स होते हैं, पर मेन पॉइंट यही होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की टाइम वैल्यू भी होती है और टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू गिरती रहती है, इसे लोग जो है वो अपने पैसों पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो क्या आता है? इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट एंड डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। अभी एलएम कर्व क्या होता है लास्ट में देखेंगे। इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करते हैं मनी मार्केट के अंदर? तो इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट इज अचीव्ड एट द पॉइंट वेयर डिमांड ऑफ मनी कर्व, जहां पे बात करें डिमांड ऑफ जो मनी कर्व है, यानी कि डिमांड जो है, सिंपल सी बात है, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों मनी के दूसरे इंटरसेक्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, वो भी इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट पे इज डिटरमाइंड। तो वहां से हमारा एक इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि इसको सिंपल से एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि अपने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या निकलता था? इक्विलिब्रियम प्राइस। ऐसे ही डिमांड ऑफ मनी और डिमांड ऑफ सप्लाई जब दोनों, सॉरी डिमांड ऑफ सप्लाई बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो एक पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ है, और वही हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी खत्म। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट हमारे पास ये क्या आता है? वो आता है एज्यूम दैट पीपल होल्ड मनी इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, तो एज्यूम यहाँ पे क्या होता है कि पीपल जो है वो मनी को होल्ड करते हैं 2 फॉर्म्स के अंदर। पहला जो आता है हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? दे होल्ड मनी इन कैश टू मीट देयर डे टू डे ट्रांजेक्शन। तो वो कहीं ना कहीं कैश को होल्ड करते हैं अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन को क्या करने के लिए? मीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई एक सिंपल से कैश नहीं होगा तो भाई ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? कि जैसे कि डेली बेसिस पे हमारे बहुत से खर्चे होते हैं, उसको मीट करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लोग जनरली कैश को होल्ड करते हैं ताकि अपने डे टू डे लेवल पे ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, और भाई बाहर की साउंड को इग्नोर कर देना, शायद किसी ने मोटर चला दिया है। ठीक है, बाहर इन्हें बताना पड़ेगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट हमारा। इसके बाद क्या आता है? तो दे इन्वेस्ट देयर मनी टू अर्न इंटरेस्ट। ठीक है, यही नहीं, वो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को इंटरेस्ट कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल दे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट। तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारे 2 काम होते हैं पैसे के, या तो पैसे को खर्च कर दोगे या फिर पैसे को बचाओगे और पैसे को इन्वेस्ट करोगे ताकि वहां से आपका पैसा जो है मल्टीप्लाई हो पाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, थोड़ा सा भी डाउट रह जाए, कोई भी कोई रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर कोई बात आपको समझ ना आई हो। ठीक है, और एक बात और बोलूंगा, कई बच्चे ना कुछ टेक्निकल चीजों बोलते हैं कि भैया आपने ये कैसे बोल दिया। देखो, हर चीज बोलने के कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं, जैसे कि बच्चे ने कमेंट किया भी है पहले भी कि भैया आपने ये चीज गलत बोल दी है। फिर मैं वीडियो देखी भी है वो वाली कि भैया मैंने कहां पे गलती करी कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। ठीक है, फिर मैं देखता हूं कि मेरा बोलने का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, बच्चे उसे किसी और में ले जाते हैं, मैं समझा कुछ और रहा होता हूं, वो समझ कुछ और जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी रेज मत क्या करो। हाँ, क्वेरी रेज करते मैं अगर ऐसे मुझे कोई क्वेरी लगता है मैं इमीडिएट रिप्लाई कर देता हूं विद डेफिनेशन, मैंने किया भी है। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स जो है वो जनरली मैं खुद रीड आउट करता हूं कि अगर कुछ गलती हुई है तो मैं उस वीडियो को देखूं, ठीक है, उस गलती को इंप्रूव कर दूं। आई बात समझ में? और बाकी थोड़ी बहुत गलती है, ठीक है, वो तो ऐसा भी था, जैसे मैंने अभी भी बोला कि मैं बीच में थोड़ा सा मैंने कुछ और पॉइंट बोल दिया, बोलना कुछ और था। वो जनरली पता क्या होता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे दिमाग में कोई और चीज आ गई, अब मैं वो चीज भूल गया तो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बोलना कुछ और था, बोल कुछ छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर मैंने उसके बाद में करेक्ट कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो है ना वो रह जाता है। ठीक है, तो
तो उस चीज को लेके ना आप मुझे कभी भी कोई भी क्वेरी लगे कि भाई आपने ये चीज गलत बोली है तो बेझिझक बोल सकते हो, ठीक है। और भाई ह्यूमन बीइंग हूं, गलती हो सकती है, ठीक है, मैं नहीं कहता गलती नहीं होगी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि किसी भी तरीके से कुछ भी गलत ना बताया जाए कि जिसके चक्कर में जो आप जो है किसी चीज को गलत मान लो या फिर कुछ गलत पढ़ के चले जाओ। वो मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, कई बच्चे कमेंट कर भी लेते हैं पर उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है समझने का, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे बहुत सी चीजों की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। तो जब हम हर एक चीज को पढ़ते हैं ना तो हमें कुछ चीजें अलग से समझनी पड़ती हैं, तो इसी चीज की वजह से कई बार जो बच्चे हैं वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे समझते हैं। तो ये तो हो गई इसकी इंसेप्शन कि हम पैसा खर्च कहाँ करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आया, हम पैसा खर्च कहाँ पे करेंगे, ठीक है भाई। एक तो हमारे डे टू डे जो खर्चे होते हैं उस पर, दूसरा जो पैसा बच गया उसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है तो दो डायग्राम्स है, ठीक है, दोनों डायग्राम समझते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट जो है वो एक तो आर नोट है, आर नोट से R1 हो गया, R1 से R2 हो गया, इनके इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है। एक सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारे पास क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो देखो ये तो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है। E1 से इसको E नोट मान लेते हैं, E नोट से E1, E1 से E सेकंड, या फिर E नोट से E डैश, E डैश से E डबल डैश। इस तरफ क्या हो रहा है, हमारा जो इक्विलिब्रियम वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अब दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पे भी क्या है, इंटरेस्ट रेट देखो, R नोट से R1, R1 से R2। एक सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज समझाई कि लोग इंटरेस्ट के क्यों लेते हैं, ताकि वो पैसा कमा सके अपने पैसों पे, या फिर अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सके। एक लॉजिक वाली बात ये भी तो कहते हैं ऊपर कि देखो पहले जो इंटरेस्ट रेट 1 लाख पे 5% था, सिर्फ कितना कमाया, 1,05,000 रुपए। जब 1 लाख पे वही इंटरेस्ट रेट 10% का हो गया तो कितना कमाया, एक साल में 1 लाख पे 10,000 रुपए। फिर जब वही 1 लाख पे हमने कमाया 20% के रेट से पर एनम का, तो हमने कितना कमाया, 20,000 रुपए। इनकी मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी, है ना, इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा वैसे वैसे इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे है। इंटरेस्ट रेट जब R नोट था, जो पर्सन है वो Y नोट इनकम जनरेट कर रहा था, जब R नोट से R1 हुआ तो इनकम बढ़ के Y1 पे पहुंच गई, और जब R1 से R2 हुई तो इनकम बढ़ के Y1 से Y2 हो गई। तो इस तरीके से जब इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जाता है इनकम भी हमारी शिफ्ट होती जाती है और इनकम भी हमारी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, वीडियो के साथ काफी लेंथी हो चुकी है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, यानी कि लेसन नंबर 2 के बारे में। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं अगला कंसेप्ट अगली वीडियो से, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो से। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।